ये मालवानी का इलाका है, यहाँ पे छाँव है। मैंने काफ़ी रिक्शा वाले यहाँ पर बैठ के आराम कर रहे थे। मैं उनसे उनकी परेशानियों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के, आज की परिस्थिति को लेकर के, आज किस तरह से कमा रहे हैं और लॉकडाउन में किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे और किस तरह से कहाँ मदद मिली, उसके विषय पे बात किया। और एक जन भाई साहब हमारे हैं, कब से हमको देख रहे थे कि कब से बात करें, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, आप कब से रिक्शा चला रहे हैं और आप रिक्शा ही क्यों चला रहे हैं, आप दूसरा भी काम चुन सकते थे? मैं रिक्शा 2003 से चला रहा हूँ और बीच में और भी प्राइवेट गाड़ी में गया, लेकिन प्राइवेट गाड़ी में क्या होता है कि उसमें सेट सही नहीं मिलते, मतलब कैसे उल्टा सीधा बात बोलते तो अपने को बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसके लिए रिक्शे में क्या 2 पैसा कम मिलता है, सुकून है। अब मसला ये है कि रिक्शे में कमाई पहले जैसा नहीं रह गया, अभी कम हो गया। जब से लॉकडाउन का मसला 2 साल तो ऐसे ही पूरी 2 साल चला गया, हम लोग का कमाई धमाई तो कुछ नहीं था, खाली खाने कमाने से ही रह गया। अभी जो लॉकडाउन खुलने के बाद से समझ लो कि कमा खा रहे जी रहे बस, और उसके आगे आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अभी ऐसे हालात हो गया कि आदमी कमा खा सकता है लेकिन आगे बढ़ नहीं सकता है। अब रिक्शे कमाए तो सबको मालूम है कितना है, टैक्सी वाले की भी हालत ख़राब है, हम लोग का भी। और लोग गैस का भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आज ये करीबन 4 महीने से भाव इतना बढ़ते जा रहा है कि आदमी अगर 1000 रुपये का धंधा कर ले तो 150 रुपये गैस जाता था, आज के डेट में कम 250 रुपये गैस चला जाता है। और गाड़ी का मेंटेनेंस अलग है, गाड़ी का हफ्ता अलग है। अगर बैंक वालों का एक हफ्ता भी अगर एक दिन भी लेट होता ना, सीधे 700 रुपये का फ़ाइन आता है। और उसका प्लस उसमें भी अगर लेट किए तो उसमें भी आपको 3% ब्याज अलग मारते हैं। तो आदमी उसी में परेशान हो जाता है। आज भी किसी जन का, बहुत जन का ऐसे रिक्शे वाले का है कि हफ्ता टूटा हुआ है, उसका फाइन पे फाइन आते जा रहा है। ऐसा नहीं करिए, हम लोग तो फिर भी कैसे करके कर्जा लेके इधर उधर से करके अपन भर देते कि भाई भर दे के कम से कम कर्जा न बढ़े। कम से कम रोज़ कमाने खाने वाला इंसान अगर कर्जा इसे डूबते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या? अच्छा, लॉकडाउन के बाद बजाज कंपनी हो गई या अलग अलग प्राइवेट कंपनियां जो आप लोगों को लोन दिया है, कहीं ना कहीं रिक्शा जो आप लोग लोन नहीं भर पाए रहे थे और जब चालू हुआ तो उसके बाद में तमाम रिक्शा वालों की गाड़ियां खींच करके बैंक वाले उठाकर लेके जा रहे थे, तो उस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखो, लॉकडाउन में 6 महीना गवर्नमेंट ने RBI से था कि उसको छोड़ दिया जाए, तो लेकिन कुछ बैंक ऐसे है कि चलो 6 महीना आगे छोड़ दिया, लेकिन बजाज वाला ऐसा है कि 6 महीने का बाद अगर 1 महीना भी लेट होता है ना तो 6 महीने के साथ में इंटरेस्ट जोड़ता है और 6 महीने के साथ में उसको क्या करता है कि नोटिस थमाता है। लेकिन उसी में क्या अपना यूनियन, मुंबई चालक यूनियन है कि उसके लिए आंदोलन करा, लड़ा, उसके लिए बोला कि भाई ऐसा नहीं होता, जो जैसा है उसको सहूलियत दिया जाए। तो सहूलियत कुछ मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। उस रिक्शे वाला, ऐसे हमारा एक दोस्त का रिक्शा है तो उसका हफ्ता नहीं भरा था, 2 बार नोटिस आया। एक बार नोटिस था, चलो आपने पैसा भर कर छोड़ा लिया, फिर उसके बाद दूसरे महीना फिर नोटिस आया, पैसा उसका गाड़ी खींच के ले गए। तब से आज तक गाड़ी बैंक में चली गई। अब बैंक में जाने के बाद भी वो गाड़ी किसी और को बेच दे रहा है, ऐसा नहीं कि बेच रहा, बिना पूछे गाड़ी बेच दे रहा। और गाड़ी बाद में वो चोरी भी हो गई। और हम लोग के ऊपर, हम लोग ये थे ना ग्रांटेड थे, तो हम लोग के पास जब पुलिस आए तो बात करे तो बोले साहब हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो फिर छानबीन करे, मिला नहीं गाड़ी वो। अब जिसने लिया तो वो भी एक बार मिला था मुझे, लेकिन वो बोला मैं गाड़ी नहीं मिला। फिर इसमें कोई इतना ध्यान दिया नहीं। अब जिसकी गाड़ी वो ध्यान नहीं दिया तो हम कैसे ध्यान से देते? देखो, मुंबई बोल रहे थे कि मैं यूनियन से जुड़ा, तो यूनियन वाले आपके साथ में क्या कर रहे हैं? ये चीज़ बंद कराने के लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं? हाँ, यूनियन तो हमारी साथ देने को तैयार है। वो बोल देगा जब तुम आवाज़ करोगे तो हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, तो इसके लिए यूनियन साथ दे रही है। और रहे के बाद मुंबई में सारे जितने भी CNG पंप है, सब जगह 1 रुपया 1.5 रुपया ज़्यादा लेते हैं। लेकिन क्या कोई होता है, चलो कोई दे दिया, कोई नहीं दे दिया, फिर अगर जिसको नहीं दो तो झगड़ा करने आ जाते हैं। और झगड़ा करने आ जाते हैं तो इसके लिए आदमी सोचता है यार कमाने खाने वाला इंसान क्या झगड़ा करे। अब जो कोई बर्दाश्त कर लेता, कोई नहीं बर्दाश्त करता, जिसमें मारा पीट हो जाता है। अभी अपन जैसे चलो 1-2 रुपया का पैसेंजर कम देते तो हम थोड़ी झगड़ा करने जाते हैं, नहीं करने देते, हम लोग नहीं करते। तो इसके लिए CNG वाले को ऊपर इस चीज़ का दबाव होना चाहिए कि आप 1 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे, अगर सामने वाला दे रहा तो ठीक है, नहीं दे रहा तो आप झगड़ा नहीं करो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अब जैसा CNG का जो हिसाब से भाव बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके रिक्शे वाले को भी सब कुछ समझो। रिक्शे वाला भी गरीब है, कोई अमीर नहीं है। अगर अमीर होता तो रिक्शा नहीं चलाता, या इतना पढ़े लिखे भी नहीं है। भाई थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, उतना समझदारी है, बस चला रहे। अब वो मजबूरी है भाई, घर परिवार है, चलाना तो पड़ेगा ही। अब उसको नहीं चलाएगा तो कमाएगा। और कहने हिसाब से कि रोज़ कमाना, रोज़ कुआं खोदने के हिसाब किताब रिक्शे में आज के डेट में है। और पहले लॉकडाउन के बाद से क्या है, धंधा पानी पहले जैसा नहीं रह गया, पहले से बहुत कम हो गया है। समझ लो अगर अपना 8 घंटा गाड़ी चलाते थे तो पहले 18 रुपये मीटर था, तो तब 1000-1200 रुपये आदमी बना लेता। आज 20-21 मीटर होने के बावजूद भी आदमी 1000-1200 बनाने में पूरा दिन निकल जाता है। या दिन निकलने के बाद गैस का भाव दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। कम से कम सरकार इस पर ध्यान दे कि कम से कम रिक्शे वाले का ख्याल रखे, गैस का भाव ना बढ़े।
कम गरीबों का भी सोचे। आप ठीक है, अमीरों को सोचते हैं तो हमारे गरीबों को भी सोचे, रिक्शा वाले को सोचे, टैक्सी वाले को भी सोचे। आम जनता है उनको भी तकलीफ होता है भाई, ऐसे ही रहेगा तो फिर मीटर के लिए आपने ऑब्जेक्शन उठाएगा मीटर बढ़ाने के लिए, तो जो मेन मिडिल क्लास के लोग हैं तो उनको भी दिक्कत होगा भाई। उनका भी बहुत जन ऐसे है कि बहुत से लोगों का नौकरी चला गया है, उनकी कमाई कम हो गई है, तो उनको भी रिक्शा पकड़ने में भारी पड़ता है, तो इसके लिए बस का साधन ज़्यादा लेते हैं। तो रिक्शे का साधन क्या, अभी उसके हिसाब से चलोगे, कम से कम आम जनता को भी तकलीफ ना हो, रिक्शे वालों को भी दिक्कत ना हो, सबको एक तरीके से सोचे। कम गरीबों क्या कह रहे हैं सरकार भी तो परेशान कर रही है रिक्शे वालों को, छोटी छोटी बसें ला करके खड़ी कर दिया है वो अपनी वोट लेने की लालच में, और हम लोगों को परेशान कर रही है। हम लोग भुखमरी के कगार पे खड़े हैं भाई। अच्छा, हाँ, हम लोगों का अब ऐसा ये षड्यंत्र के तहत पूरी तरह से रिक्शा व्यवसाय जो है ये मुंबई का, उसको पूरी तरह से समाप्त करने का षड्यंत्र है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का षड्यंत्र है, और दूसरा कौन षड्यंत्र करेगा। रोज बेतहासा सीएनजी का भाव बढ़ते जा रहा है, 300 साढ़े 300 रुपये हम लोगों को सीएनजी में देना पड़ता है रोज। क्या करेंगे, बच्चे को खिलाएंगे कहाँ से। हवलदार पकड़ लेता है, 500 रुपये का फाइन मारता है। किस चीज के लिए 500 रुपये का फाइन मारता है। पहले के समय में हम लोग करते होंगे था। अरे गलती क्या है, पहले के समय में भी गलतियां होती थी, पहले के समय में भी गलतियां होती थी भाई साहब, लेकिन ये सिस्टम था कि एक पावती हमको मिलता था तो दूसरी पावती तब तक नहीं बनती थी जब तक हम उसको पे नहीं कर देते थे। पे कर देते थे, 50 रुपया फाइन था, आज 500 रुपया आपने फाइन कर दिया। किस सिस्टम से। आपको कम से कम डिफरेंट समझना चाहिए था कि ये ऑटो है, ये रोजमर्रा का जिंदगी जीने वाले लोग हैं, इसके अंदर ये रोज 2000-4000 रुपया नहीं कमा रहे हैं, ये 800, 700, 900 ये रुपया कमा रहे हैं। ये मुंबई में 5-5, 10-10 हज़ार रुपये जो है रूम का रेंट हो गया है, उसको चुकाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, कपड़े लगते हैं, पढ़ाई लिखाई है, कहाँ से लाएंगे भाई। चोरी करने जाएं अब हम लोग। यानी कि आपका कहना है गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कदम नहीं, कोई कदम नहीं, कोई कदम नहीं। 1500 का झुंझुन्ना दिखा दिया ये कोविड काल में कि 1500 रुपया प्रत्येक रिक्शे वालों को हमने दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, लेकिन वो 1500 का झुंझुना दिखा करके हर महीने हमसे 5000 रुपया असूल रहा है। किस बात का असूल रहा है भाई, किस बात का। जगह जगह पे ये हवलदार हम लोगों को पकड़ लेता है, वो एक इतना बड़ा हाथ में उनको दे दिया है, इतना बड़ा एक दे दिया है हाथ में, वो निकाल करके दिखाता है तेरा 5000 का फाइन है, 1500 तू दे तो तू यहाँ से जा, और नहीं तो फिर ये गाड़ी खड़ी कर इधर। अच्छा, पहले दिन पूरा खराब कर देता है। अच्छा, पहले ऑफलाइन फाइन मारते थे, आपको पावती मिलती थी तो आप भरते थे, अभी ऑनलाइन आपको पता रहता है कि नहीं नहीं, कुछ पता नहीं चलता है। अब हर किसी को बोलते हैं मोबाइल, अरे खाने का ठिकाना नहीं, मोबाइल कहाँ से रिचार्ज कराएंगे भाई। सवाल ये सब खड़ा होता है, लेकिन ये सब समझदारी किसी के अंदर है नहीं। सब वोट बैंक की राजनीति है, कोई हनुमान चालीसे पे लड़ रहा है, कोई हनुमान आजान पे लड़ रहा है, लेकिन ये जो रियलिटी है, सच्चाई है जगह की, उस पर कोई लड़ाई नहीं है, कोई किसी को बोलने वाला नहीं है। मनमानी है, चलो जहाँ जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, लूट हो रही है लूटने दो। पैसेंजर लोगों का व्यापार खत्म हो गया है, लोगों का धंधा खत्म हो गया है, जिसके कारण लोगों की नौकरी चली गई है, जिसके कारण हमारा भी धंधा और हमारा भी व्यापार चौपट हो गया है, खत्म हो गया है। उसके ऊपर तो कोई बोलने वाला नहीं है भाई। ना कोर्ट बोल रही है, कोर्ट छोटी छोटी बात को लेकर के इतना बड़ा फैसला दे देती है, लेकिन हम लोगों को देख करके आप बोल रहे हो। हम लोग मुंबई में गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन सारा फॉलो करते हैं, सारा फॉलो करते हैं, चलते हैं तुम्हारे सिस्टम के हिसाब से। तो हमारे लिए क्या है, ना हमारे लिए कोई दवा इलाज का सुविधा है, ना हमारे लिए कोई किसी तरह का बच्चों के फैसिलिटी है, किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है, बस हम ऐसे ही जी रहे हैं। आज मुंबई का एक डिब्बा वाला है जो डब्बे में खाना पहुंचाता है घर घर, अगर उनके साथ किसी तरह की समस्या हो जाए तो ये गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी हो जाती है पूरी की पूरी ताकत लगा करके। वो सिर्फ मुंबई का डिब्बा वाला दिखता है, मुंबई का रिक्शा वाला नहीं दिखता आपको। आप ऐसा बोल रहे हैं डिब्बा वाले फिर आपके खिलाफ में? नहीं, वो दिखता है, वो ठीक है, उनके खिलाफ जो काम हो रहा है, उनके सपोर्ट में जो काम हो रहा है, उसी तरह हमारे सपोर्ट में भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि उनके सपोर्ट में काम नहीं होना चाहिए, उनके लिए जो हो रहा है उसी तरह से हमारे लिए भी होना चाहिए। हमारे लिए भी उन डब्बे वालों के लिए जिस तरह आप खड़े रहते हो, हमारे लिए भी खड़े रहो। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप? कहीं ना कहीं इनको गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट को लेकर गुस्सा है, जिस तरह से इनको लॉकडाउन में जिस तरह से परेशान। अच्छा बताइए, ये गुस्सा आप किस तरह से क्यों होगा? भाई हम डेली झेल रहे हैं, हर मिनट हर सेकेंड झेल रहे हैं, इसके लिए ये अंदर बैठा हुआ है और निकलेगा, ये निकलेगा समय समय पे, ये निकलेगा। आप तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो कि आप हमसे पूछ लिए हो, नहीं कोई तो पूछने तक आता नहीं है हमसे कि हम कैसे जी रहे हैं, हम कैसे खा रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा यहाँ पे काफी रिक्शा वाले लाइन से खड़े होकर के आराम कर रहे थे, तो इसलिए मैं सोचा कि रिक्शे वालों की परेशानियों को थोड़ा जानने की कोशिश किया जाए। सीएनजी की भाव इतनी बढ़ गई है कि अगर हम जला के भी सीएनजी आ जाते हैं कहीं से, तो शाम को देखते हैं तो सीएनजी पंप पे जाते हैं तो देखते हैं कि आज फिर 4 रुपये बढ़ गया।
आज फिर 6 रुपया बढ़ गया, आज फिर 8 रुपया बढ़ गया, ऐसे बढ़ा बढ़ा करके इन्होंने 76 रुपये तक ला दिया। आप मानोगे नहीं, मुझे 2001 में लाइसेंस बैच मिला, 2001 में लाइसेंस बैच मिला, और परमिट कब मिला? 2016 में, 2016 में। यानी इतने सालों तक मुझे दूसरों की गुलामी करनी पड़ी, जबकि आपने लाइसेंस बैच दे दिया हमको। लाइसेंस बैच दे दिया तो आपको एक ऑटो भी हमें दे देना चाहिए, लोन पे ही हम ले रहे हैं। आप परमिट है ना आपके पास? अरे तो 2016 के बाद आया, अब तक तो लोन भरते भरते परेशान हो गए हम। और अब जब कुछ सोचे कि कमाएंगे खाएंगे, इसके पहले आपके पास रिक्शा नहीं था तो आप सिर्फ भर रहे थे, तो उससे परेशान थे। अभी गाड़ी आ गई तो लोन भरते परेशान। हाँ, अब लोन भर दिए, लोन तो हमने भर दिया, कोविड काल में किसी तरह से परेशान होकर के भर दिया। अब भरने के बाद में ये बजाज कंपनी है, कंपनी के ऊपर भी सवाल है बहुत सारा। ये बजाज ये 3-3 लाख रुपए ऑटो का असूल रहा है, और ऑटो ऐसे बना करके दे रहा है कि 3 साल में उसके पतड़े सर जा रहे हैं, पतड़े सर जा रहे हैं, 2 साल में इंजन नीचे उतर जा रहा है। लेकिन ये रिक्शे वाले छोटे लोग हैं, ये इनसे लड़ नहीं सकते, इनको बोल नहीं सकते, इसलिए इनका नाजायज फायदा ये उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं। बड़ी बड़ी ये जो कारपोरेट घराने हैं ना, ये लोग छोटे छोटे लोगों को इनका फायदा उठा रहे हैं और इनको जिल्लत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहे हैं। और कोई ये इतना बड़ा भी हमारा समुदाय नहीं है कि चलो हम ये सारे समुदाय इकट्ठा होकर के, हमारी जो समुदाय है रिक्शे का, ऑटो का, कि हम सारे समुदाय इकट्ठा होकर के कहीं अगर अटैक भी करें, अगर हम किसी चीज़ के लिए चले जाएँ तो वहाँ पे 500 डंडे लेकर के पुलिस वाले खड़े रहते हैं पहले से। अब चलें उनके लिए, अब एक बाल बच्चों के लिए परेशान है, हम अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए परेशान है कि उनको कैसे जिंदा रखना है, उनको कैसे चलाना है, उसके लिए परेशान है। और अब चले वहाँ पे डंडा खाए खुद परेशान हो जाए, तो सारी सिस्टम ये क्या है, क्या चल रहा है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से होना चाहिए कि रिक्शे वालों के जो आने वाली जो उनकी पीढ़ी है, आने वाले जो उनकी पीढ़ी है, उनको बेहतर तरीके से शिक्षा मिलना चाहिए। रिक्शे वाले 60-60, 70-70 साल की उम्र में रिक्शा खींच रहे हैं, ये रिक्शा खींच रहे हैं, इनका भी व्यवस्था होना चाहिए, इनका व्यवस्था। ये 70 साल की उम्र में जीवन भर आपके लिए, आप सरकारी नौकर को 58 साल 60 साल का रिटायरमेंट देते हो, रिटायरमेंट पे इतनी बड़ी रकम उनको थमाते हो, लेकिन ये रिक्शे वालों को क्या है, ये भी तो आपके रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। ये भी तो आप रूल लगा दिए हो कि पैसेंजर नहीं बिठाओगे तो तुम्हारे ऊपर 2000 का फाइन है, हमें बैठाना पड़ता है। हमें मजबूरी में आधी रात को यहाँ से उस जगह पे जाना पड़ता है जहाँ से आने के लिए मुझे यहाँ 4 बज जाता है सुबह, इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि आपका रूल है। हम अगर उसको नहीं बिठाएंगे वो कंप्लेन करेगा, हमको 5000 रुपया 2000 रुपया हमको फाइन भरना पड़ेगा, हम गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? तो ये सारा सिस्टम तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन आप जो है हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ना हमारे बच्चों के। हम आज बीमार पड़ जाएँ, आज अगर कोई गंभीर बीमारी हमको लग जाए किसी तरह की, तो एकदम मजाल नहीं है कि उसका इलाज हो जाएगा। आपने तो आयुष्मान भारत कार्ड एक जारी कर दिया है देश में कि उससे इलाज होगा, सबका कहीं भी होगा, लेकिन यह हॉस्पिटल वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा। उसमें लिखा रहता है जिस हॉस्पिटल में, अब जब तक वो हॉस्पिटल ढूंढे कि इसमें एक्सेप्ट होता है, तब तक तो यहाँ कहानी पूरी बदल जाएगी। तो इसलिए आपको ये सारा चीज़ एक जैसे समान तरीके से करना चाहिए, ताकि वहाँ आम सामान जो ये कम जो लोग हैं, ये जो कम संख्या में लोग हैं, इनको जो है कम से कम बेहतर इलाज मिलना चाहिए, बेहतर इलाज मिलना चाहिए, इनके बाल बच्चों की बेहतर परवरिश होनी चाहिए, इनके लिए भी आवास सुविधा होनी चाहिए। फुटपाथ पे आधे रिक्शे वाले फुटपाथ पे जीवन बिताते हैं, फुटपाथ पे रोटी, ये जो है ना, ये ढाबे वगैरह जो चलते हैं आपके यहाँ, ये सब ये ऑटो वालों की वजह से चलते हैं। ये सब यहाँ पे आकर के खाते हैं, ये सब फुटपाथ पे खाते हैं, 40 रुपये 45 रुपये 50 रुपये का खाना खा करके किसी तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे लोग हैं, ये धनी लोग हैं, ये इनके कॉर्पोरेट चलते हैं हमारे भरोसे। इनके लोगों को हम टाइम पे ले जाने के लिए सारा चीज़ झेलने के लिए तैयार रहते हैं, और इन कॉर्पोरेट घरानों के दफ्तरों में इनके लोगों को इनको समय पे वहाँ पे खड़े करते हैं, और खड़े करने के बावजूद भी ये भी कभी हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते कि चलो एक वेलफेयर ट्रस्ट बना दिया जाए इनके लिए, ये हमारे लिए काम आते हैं। हमारे ऑफिसों के बाहर इनकी लाइनें कतारें लगी रहती है, ये बेचारे रोज़ हमारे लोगों को ले जाते हैं और ले आते हैं। अरे बदले में आप पे करते हैं, हमें पता है आप पे करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो सिस्टम है यार। ये सब करने के लिए आपको मुंबई में बहुत सारी यूनियन है, जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कैसे आप लोग? यूनियन कोई कुछ नहीं करता भाई, यूनियन कोई कुछ नहीं, यूनियन करता तो ये हालात नहीं रहते। यूनियन जब से रिक्शा आई है ना यहाँ, तब से उसके साथ साथ यूनियन भी चली आ रही है। यूनियन तो ऐसे कर दिए हैं कि वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पे एक बोर्ड लगा दिए हैं
गली गली मोहल्ले मोहल्ले पे बोर्ड लगा दिए हैं, और वहाँ 4 जो दबंग है वही खड़ा है, आम रिक्शे वालों को वहाँ पे खड़े नहीं होने दे रहे हैं। आम जो रोजमर्रा का जो रोड पर जो धंधे कर रहे हैं उनको वहाँ पे खड़े नहीं होने दे रहे हैं, जिनके पास कोई रजिस्टर्ड प्लान नहीं है। उन लोगों ने जगह जगह, गवर्नमेंट का कोई स्टैंड नहीं है। आप जाकर के जरा ये इसको भी सर्च करो, जरा घूमो मुंबई में, आपको तब पता चलेगा कि कहाँ गली मोहल्ले पे किधर भी एक बोर्ड लगा दिए हैं, ये फलाने का है, ये चिलाने का है, ढिमके का है, ये इसका है, ये उसका है। 50 यूनियन खड़ा करवा दिए हैं आप, लेकिन जो यूनियन खड़ी है वो भी आपके साथ में, इन गरीब लोगों के साथ में कभी खड़ी नहीं होती है। अभी एक भाई साहब बताया कि यहाँ पे लॉकडाउन में काफ़ी यूनियन ने सहयोग दिया। क्या सहयोग किया? आप रिक्शा लेके गाँव भाग जाओ, यही सहयोग किया? क्या सहयोग किया? आप रिक्शा उठाओ और गाँव भागो यहाँ से। आपको यहाँ पे नहीं भागोगे तो यहाँ पे मर जाओगे भूखो। इस तरह का यानी कि आप भी रिक्शा लेकर गाँव गए थे? अब जाने वाले गए ही थे, हम तो गाँव में ही, हम तो उससे 4 दिन पहले ही भाग गए थे। रिक्शा यहीं छोड़ दिए थे, सड़ गई गाड़ी, देखो उधर। आने के बाद में उसके अंदर कम से कम 30,000 रुपये हमको खर्च करना पड़ा। कोविड में ऐसा आपने पैनिक फैला दिया, यहाँ पे दहशत में डाल दिया लोगों को, कि जिसके कारण हम लोगों का समय जो है पूरी तरह से बर्बाद। यहाँ पे रिक्शा वालों की परेशानियों को आप लोगों के सामने दिखाया, और रिक्शा वाले कहीं ना कहीं आक्रोश में दिख रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर भी कमियां दिखाई, और यहाँ के जो यूनियन वाले हैं वो लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं उनको। खास करके लॉकडाउन में जो परेशानियां झेले हैं, यहाँ पर चल करके कोई पैदल गया है, तो कोई गाड़ी से गया है, कोई ट्रक से गया, डंपर से गया है, तो कोई यहाँ पर खाने के लिए तरस रहा था, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था। आज जो ये रिक्शा वालों की परेशानी है मैंने आपको दिखाया। अब आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए। फिर मिलूँगा कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।